यूनिट 3 डालें आप, यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये, कर दीजिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। काफी लेट हुआ आज, गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इसलिए थी कि कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे थे, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम थी। तो गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन सीरीज हम आपको सेकंड चैप्टर का भी कराएंगे, थर्ड का भी कराएंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस कराएंगे। गुड मॉर्निंग शिवांगी चौधरी, गुड मॉर्निंग। एक बार कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आज का? आपका ऑडियो और वीडियो मतलब हम खूबसूरत सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं? चलिए चलिए एक बार कंफर्म करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक, धन्यवाद। आइए, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ किससे टेस्ट करेंगे? तो आपको याद होना चाहिए टफनेस के लिए, टफनेस में हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं आइजोड या फिर चारपी टेस्ट कर देते हैं। इम्पैक्ट के लिए इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हम लोग टफनेस के लिए, डक्टिलिटी कैसे मेजर करते हैं? वो टेंसाइल टेस्ट करके पता करते हैं। डक्टिलिटी कैसे मेजर होगा? टेंसाइल। बहुत अच्छा लगा चलिए भाई, तो डक्टिलिटी टेंसाइल टेस्ट से होगा, टफनेस आपका क्या होगा? इम्पैक्ट टेस्ट से होगा, इम्पैक्ट। और हार्डनेस आपको पता होगा, हार्डनेस के मल्टीपल तरीके हैं, आपका सोरियल एक्सप्लोरोस्कोप भी है, और उसके बाद हम आपको बताए होंगे बिकर हार्डनेस, बिंडल हार्डनेस, नूप हार्डनेस और रॉकबेल हार्डनेस, सबकी बात किए थे। और रेजिलियंस इलास्टिक लिमिट तक, रेजिलियंस का टेस्टिंग नहीं, इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट तक आप एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बता रहे। तो खैर यहाँ पे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की बात की तो हो गया आपका। आइजो चारपी आपको क्लियर में बताएं तो आई थिंक हमें समझ में आपको आ रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते। A rubber band is elongated to double its initial length। मतलब क्या था? कोई एक रबर बैंड था, इनिशियल लेंथ उसकी लंबाई थी, इसको इलोंगेट किया गया टू डबल, मतलब फाइनली डबल कर दिया गया। बाई डबल इट्स इनिशियल लेंथ लिखा होता, अगर बाई डबल लिखा होता तो क्या होता कि डबल और इंक्रीज किया गया, 3 टाइम्स हो गया। तो यहां नहीं, टू डबल, तो ये हो गया फाइनल। अब आप स्ट्रेन अगर निकालें तो आपका स्ट्रेन होगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपान इनिशियल लेंथ, जो कि 1 आएगा। पर यहां पे क्या पूछा गया? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है वैसे, ट्रू स्ट्रेन पूछा गया था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ट्रू स्ट्रेन जो होगा वो ट्रू स्ट्रेन होगा ln 1 प्लस एप्सिलॉन, ये ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेशन हम आपको करा भी चुके हैं। और यहाँ से आएगा ln 2, और ln 2 का मान 0.693, मैक्सिमम लोग सही कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात है। मतलब थोड़ा स्पीड अप भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। टेंसाइल फेल्योर ऑफ माइल्ड स्टील, देखिए माइल्ड स्टील लिख के आ गया, ये सब डक्टाइल के लिए है। अगर यही डक्टाइल मटेरियल लिखा होता तो भी आंसर वही होता। टेंशन में डक्टाइल फेल्योर, जैसे आप खुद अब फील कर रहे होंगे, अगर हम टेंसाइल लोड लगाए और यहाँ डक्टाइल मटेरियल लिखा हुआ है, डक्टाइल मटेरियल लिखा हुआ है, तो अब आप ध्यान से बताइएगा कि इस प्लेन में तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, इस प्लेन में तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, पर इसके 45 डिग्री पर, इसके 45 डिग्री पर, चारों तरफ 45 डिग्री पर शियर क्या होगा? मैक्सिमम। शियर क्या होगा? मैक्सिमम। और डक्टाइल मटेरियल शियर में ही कमजोर होता है, शियर में ही क्या होता है? कमजोर होता है। और आपको पता चल भी गया है कि सर अगर केवल ऐसे टेंसाइल हम लगाए तो 45 डिग्री पर टाउ मैक्स होता है, 45 डिग्री पर क्या होता है? टाउ मैक्स। तो ये ऐसे चारों तरफ से होगा ना, ऐसे चारों तरफ से, और उसी पर ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा, उस केस में कप एंड कोन फ्रैक्चर होगा। यही आपका ब्रिटल मटेरियल होता तो सीधा ऐसे फ्रैक्चर होता, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल टेंशन में, अगर यहीं पर ब्रिटल मटेरियल होता तो कोई कप एंड कोन नहीं, विदाउट इलोंगेशन के क्या हो जाता? फ्रैक्चर हो जाता है। खैर फ्रैक्चर एनालिसिस और कराएंगे कि किस किस लोड में, अभी आप बेंडिंग भी लोड पढ़ लीजिए, तो बेंडिंग में क्या होगा, सारी चीजें कराएंगे। फाइब्रस और कप एंड कोन एक ही बात है, लेकिन अगर फाइब्रस और कप एंड कोन दोनों दिया हो तो कप एंड कोन ही करेंगे, ठीक है, कप एंड कोन ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। एंग्स मॉडुलस, इसको आप मैच करेंगे नॉर्मल स्ट्रेन। एंग्स मॉडुलस जो होता है, एंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये होता है, क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन।
बल्क मॉडुलस जो होता है ये आपका प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और पॉइसन रेशियो जो होता है, पॉइसन रेशियो ये लेटरल स्ट्रेन अपॉन, लेटरल को ही ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अब आप मैच करा लेंगे, आई थिंक इसका मैच करा लेंगे। शियर स्ट्रेन से इसका संबंध है, बल्क मॉडुलस का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन संबंध है, और इसका ये, तो 1 का 2, 1 का 2, सी आपने बोला ठीक है, 2 1, अरे भैया 2 1 4 3 हो गया आंसर। देखिए जो क्वेश्चन बहुत थोड़ा टाइम टेकेगा उसको करेंगे, टाइम देंगे, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, टोटल नंबर नहीं पूछा है, टोटल नंबर नहीं पूछा है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्टेशन फॉर लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक, तो आइसोट्रोपिक में टोटल 4 होते हैं, 4 में से 2 ही रिक्वायर्ड होता है, इंडिपेंडेंट 2 ही होता है। टोटल अगर पूछे तो 4, यही आपका ऑर्थोट्रोपिक होता, ऑर्थोट्रोपिक होता, ऑर्थोट्रोपिक, तो ऑर्थोट्रोपिक में आपका 9 इंडिपेंडेंट, टोटल 14 होता है, 9 सॉरी 12 होता है, टोटल 12 होता है। एनाइसोट्रोपिक के लिए, एनाइसोट्रोपिक के लिए आप ध्यान रखिएगा, एनाइसोट्रोपिक के लिए, एनाइसोट्रोपिक के लिए टोटल 36 होता है, जिसमें 21 इंडिपेंडेंट की जरूरत होती है, 21 इंडिपेंडेंट। तो एनाइसोट्रोपिक पूछा नहीं गया, ऑर्थोट्रोपिक पूछा नहीं गया, तो आपका आइसोट्रोपिक, और वो भी इंडिपेंडेंट पूछा गया इसलिए 2, अगर टोटल पूछा होता तो 4, टोटल क्या होता 4। इसमें आपको याद होना चाहिए क्या होगा, 9 9 दिख जाए वही सही है, 9 दिख जाए वही सही है, आपको याद होना चाहिए 3/g प्लस 1/k इक्वल टू 9/e, ऐसे हमने रिलेशंस बताए थे, जहां g क्या है शियर मॉडुलस, और यहां पर c शियर मॉडुलस दे दिया, तो कोई बात नहीं, 3/c प्लस 1/k इक्वल टू 9/e। शियर मॉडुलस को c या g किसी से भी दिखाते हैं, ठीक है, और ऐसे में 9 दिख जाए वही सही है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम देखें तो E इक्वल टू आएगा 9kc अपॉन 3k प्लस c, ये डेरिवेशन सब कराए हुए हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं, आप समझ में भी आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस टू, बल्क मॉडुलस टू यंग्स मॉडुलस चाहिए, ध्यान रखिएगा इसमें उल्टा हो जाता है आंसर, अगर E/K कर लो चीजें अलग हो जाएगी, ठीक है। 9 kg अपॉन 9 kg अपॉन 3k प्लस g है, अपॉन 3k प्लस जी है, दिनेश पाल ध्यान दीजिएगा। द बल्क मॉडुलस ऑफ टू द यंग मॉडुलस, मतलब k अपॉन e पूछा गया फॉर पॉइसन रेशियो इक्वल टू 0.25, तो आपको याद होना चाहिए e इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और म्यू का मान 0.5 रख दें, तो e इक्वल टू होगा 3k 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.25, और यहां से e इक्वल टू आएगा 3k 1 माइनस 0.25, ये इंटू 0.5 आ जाएगा, तो यहां से E इक्वल टू आएगा 3/2k, तो k/e होगा 2/3, k/e होगा क्या 2/3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2/3 आंसर है, 2/3। k/e पूछा गया है ना कि E/k, E/k पूछा जाए तो क्या होगा, E/k अगर पूछा जाए तो t क्या होगा 1.5, मतलब 3/2 होगा, पर यहां पे पूछा गया है द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस के पहले टू द यंग्स मॉडुलस, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, बल्क मॉडुलस टू द यंग्स मॉडुलस, क्लियर है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। स्पीड में करिए, मतलब आप सब लोग 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन ना निकले तो एसएससी किस काम का, अब तो आ ही जाएगा। अगला, व्हिच आर द फॉलोइंग रॉन्ग, ये थोड़ा अंडरलाइन यहीं पे कर लो। एस सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई। एक बात हम आपको बताएं, कल से रिजल्ट आपने डीआरडीओ का देख लिया होगा, तो मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग फोन करके या मैसेज करके करते हैं कि सर बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा लगा, बहुत शानदार, मतलब खुशी मिलती है, लेकिन इसको आप फाइनल में कन्वर्ट करें। कल ही यूपीआरवीएनएल का भी रिजल्ट आया है जेई का, जिसमें हमें 3 लोगों ने पर्सनली, अभी मतलब हम बहुत ज्यादा हाई फाई की बात नहीं, जो चीजें हैं 3 लोगों ने पर्सनली मैसेज किया कि गुरुजी हमारा हुआ, उन सबको भाई बधाई हमारी तरफ से, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्ट हो, शुभकामनाएं हमारे साथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, मतलब सोचिए कितना अच्छा दिया,
जो गलत है वो सही है, इनमें से कौन सा गलत है ये पूछा गया है, तो गलत वाला ही सही है। तो गलत वाले में ये इसलिए इस पूछा जा रहा है आजकल कि आप चारों ऑप्शंस को जाने। जब आप चारों को जाने क्या गलत क्या सही, तभी आप बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आजकल ये ट्रेंड में है, हम लोग सारे एग्जाम्स में पैटर्न में आ रहा है। हाँ दिक्कत भाई 96 परसेंटाइल है। अच्छा, तो विशाल जी आपका तो हुआ होगा। विशाल जी हम आपसे उम्मीद करते कि आपका हुआ होगा, मैं 96 परसेंटाइल पे तो हो गया होगा। चलिए खैर, which of the following statement is wrong? रिजल्ट बताइए, परसेंटाइल का कोई नहीं है, सेकंड सीबीटी में हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए। आइए, द डिफॉर्मेशन ऑफ बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लीनियर। बिल्कुल, डिफॉर्मेशन अपन डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन लेंथ, और लेंथ को अगर 1 ले लें तो आपका क्या हो जाएगा, यही तो लीनियर स्ट्रेन होता है। यूनिट लेंथ में अच्छा ओबीसी का, ठीक है, दिक्कत मतलब आप काफी क्लोज होके मेहनत किए। खैर चलिए कोई बात नहीं, आरआरबी जे आपके सामने बहुत बेहतरीन जॉब है, आरआरबी मजे करिएगा। तो लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए डिफॉर्मेशन जो होता है वही नॉर्मल स्ट्रेन होता है। लगे रहिए, गारंटी है, और तब तक तो हम काफी कुछ पढ़ा भी देंगे। द डिफॉर्मेशन ऑफ बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लीनियर। सही है इसलिए सही नहीं है सही है इसलिए सही नहीं है, क्योंकि गलत पूछा गया। पॉइसन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर। बिल्कुल, अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, सही बात है, पर सही नहीं है। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये भी सही है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस इज द रेशियो लीनियर, अरे नहीं भाई, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये गलत है इसलिए सही है, ये गलत है इसलिए सही है, सबको आता होगा इसलिए इसको टाइम। पॉइसन रेशियो फॉर कास्ट आयरन का ध्यान रखिए 0.22 होता है, स्टील का थोड़ा ज्यादा होता है, स्टील का होता है 0.25 से 0.33, और एल्यूमिनियम का जो होता है वो 0.33 होता है। कॉर्क का ये याद रखिएगा, कॉर्क का होता है 0, और रबर का जो होता है, रबर का 0.5 होता है। तो कास्ट आयरन का स्टील से थोड़ा कम होता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यही आपका स्टील का रेंज है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टील का रेंज है, समझ में आ गया बात। तो खैर कास्ट आयरन पूछा था, सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब केवल परेशान करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल परेशान करने के लिए। A bar of 2 मीटर long, 20 mm wide and 10 mm thick। कोई एक आपके पास बार था, इसकी लंबाई 2 मीटर थी, इसका चौड़ाई और आपको वाइड भी दिया है 20 mm वाइड, एंड ये mm है, एंड 10 mm विड्थ। चलो भाई, इस सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ, एक पुल लगाया गया, कितना, 2 किलो न्यूटन। इफ द सेम बार इज सब्जेक्टेड टू अ पुश ऑफ, अब यही सेम बार अगर हम पुश में यूज करें, सेम बार मतलब मटेरियल वही है, इसमें पुश ऑफ 2 किलो न्यूटन, इसी को हम पुश में यूज करें, द पॉइसन रेशियो ऑफ द बार इन टेंशन विल बी। अरे भाई आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि पॉइसन रेशियो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, और हम आपको नोट करके स्पेशली लिखाए हुए हैं कि पॉइसन रेशियो टेंशन और कंप्रेशन में सेम होता है। पॉइसन रेशियो यंग्स मॉडुलस टेंशन और कंप्रेशन में क्या होता है, सेम होता है। तो चाहे तुम 2 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लगाओ और चाहे टेंसाइल, लास्ट लाइन ही पढ़ लिए होते, द पॉइसन रेशियो ऑफ द बार इन टेंशन विल बी सेम, द पॉइसन रेशियो फॉर द बार इन कंप्रेशन या इक्वल टू द पॉइसन रेशियो फॉर कंप्रेशन। मतलब ये केवल ऊपर डराने के लिए, पूरा साइज दिया, क्या करें, क्या करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पॉइसन रेशियो मटेरियल प्रॉपर्टी ये थोड़े। अब अगर मान लीजिए कि गोल्ड को ऐसे खींचे और वो पतला हो गया, तो पतला हो गया तो इलास्टिक मॉडुलस अब क्या होगा, उसकी रेडियस आधी होगी तो इलास्टिक मॉडुलस, अब सब लोग भिड़ाए जा रहे हैं कि आधा हो गया तो कैसे निकालें। अरे यार गोल्ड गोल्ड ही रहेगा ना, गोल्ड थोड़ी ही कि आपका सिल्वर हो जाएगा, मटेरियल है, अगर उसकी डायमीटर कम भी हो गई तो क्या दिक्कत है, आपका यंग्स मॉडुलस वही रहेगा, पॉइसन रेशियो वही रहेगा। समझ में आ रहा ना, ये सब मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, मटेरियल बदलोगे तब बदलेंगे ये सब। और इवन सारी स्टील का यंग्स मॉडुलस सेम होता है, सारी स्टील का यंग्स मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये सब कई बातें बता चुके, पढ़े होंगे तो मजा आया होगा, सेकंड चैप्टर बहुत बेहतरीन कराया था। When a rectangular bar of length L
width b, thickness t is subjected to an axial pull of p। ये कितना आसान क्वेश्चन होता है, डरने बस डर जाते हो आप। p है, लेंथ l है, विड्थ b है, थिकनेस t है, कुछ भी b, इसको मान लो t, इसको मान लो, यहाँ p लोड लगाए, लीनियर स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन एंग्स मॉडुलस। अब बताओ, स्ट्रेन जो होगा स्ट्रेस अपॉन एंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन क्या होगा, एंग्स, और स्ट्रेस क्या होगा, P अपॉन एरिया इंटू एंग्स मॉडुलस। अब यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया B इंटू टी है ना, तो क्या होगा, P अपॉन B इंटू टी इंटू, हो गया P अपॉन बी टी, स्ट्रेन इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कुछ इसमें है नहीं, डरना ही नहीं है। स्ट्रेन इक्वल टू क्या आ गया, P अपॉन बी टी ई, P अपॉन बी टी ई। क्लियर हुआ ना। अगला क्वेश्चन तेजी से कर रहे हैं, मतलब टाइम देने कोई मतलब भी नहीं। मॉडल, हाँ ये ध्यान रखिएगा, मॉडुलर रेशियो ये आपको बेंडिंग में कराएंगे जब फ्लिस बीम का होगा केस। मान लीजिए स्टील है, ये आपका स्टील है, बीच में क्या है, वुड है, फिर नीचे स्टील है, तो ये आपका टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग कहलाता है। ये बीच में वुड है, ये स्टील है, और ये भी स्टील है। तो आपको हम बताएंगे, कभी कभी आप देखे भी होंगे कि वुड की है, कोई वुड का बीम है, और ऊपर से हमने, ऊपर या नीचे से दोनों तरफ से स्टील लगा दिया, ऊपर और नीचे हमने क्या लगा दिया, स्टील लगा दिया, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्टील लगा देने से स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये वुड है और ऊपर नीचे आपका क्या है, स्टील है, तो इसको टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग कहते हैं। टॉप एंड बॉटम क्या, फ्लिचिंग, टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग। अब इस केस में आप ध्यान रखिएगा, एक टर्म आएगा मॉडुलर रेशियो, और मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ एंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन एंग्स मॉडुलस ऑफ वुड। अब इसी में एल्यूमिनियम करते तो एल्यूमिनियम अपॉन वुड होता, मतलब जो ज्यादा अपॉन कम, पर ये होता तो दोनों के एंग्स मॉडुलस का रेशियो। तो मॉडुलर रेशियो इज द लीनियर, नहीं शियर स्ट्रेस, नहीं देयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी भी नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ देयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो भाई 12 क्वेश्चन, स्पीड अप चल रहा, बहुत बेहतरीन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, आता ही रहता है क्योंकि कंफ्यूज करता है बहुत। ठीक है, अगला, which one of the following is correct in respect to Poisson ratio? Poisson ratio के संबंध में क्या बातें सही हैं, और आगे लिमिट्स फॉर एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड, यहीं पर आप आके रुकिए। आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड, आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड की बात चल रही, क्लियर हुई बात ना। ध्यान रखिए, अगर ऐसे जनरल पूछिए आपसे लिमिट ऑफ पॉइसन रेशियो, लिमिट ऑफ पॉइसन रेशियो अगर पूछे तो आप बताएंगे सर -1 to 0.5। पर जनरली ध्यान रखिए, जनरली जो होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितने भी, अब देखिए ध्यान रखिए, जो निगेटिव पॉइसन रेशियो होता है ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स के होते हैं, आर्टिफिशियल मटेरियल जो बनाए गए हैं, अपने आप वो नहीं है। पर जनरल जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल मटेरियल लेंगे, जो स्ट्रक्चरल मटेरियल लेंगे उनका हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 to 0.5। पॉइसन रेशियो का रेंज जो होगा 0 to 0.5 होगा। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ये हो सकता है बुकलेट में आंसर भी हो गलत दिया हो, लेकिन ध्यान दीजिए, जब आपसे पूछिएगा जनरल रेंज ऑफ या फिर रेंज ऑफ पॉइसन रेशियो, तो रेंज ऑफ पॉइसन रेशियो इक्वल टू -1 to 0.5, रेंज ऑफ पॉइसन रेशियो इक्वल टू -1 to 0.5। पर अगर ये पूछे कि रेंज ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल, रेंज ऑफ पॉइसन रेशियो फॉर स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, तो आप कहेंगे 0 to 0.5, 0 to 0.5। और इसमें तो स्पेशली कह दिया गया लिमिट्स फॉर एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक इलास्टिक मतलब सोन की बात कर दिया,
तो यहाँ ध्यान रखिए जो ज्यादा निगेटिव नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिए। जनरली स्टील ही आपका होता है, स्ट्रक्चरल आइसोट्रॉपिक मटेरियल जो होता है क्या होता है, स्टील ही होता है। इसमें थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरल अगर पूछे कि क्या है लिमिट फॉर एन आइसोट्रॉपिक इलास्टिक के लिए बोला है, जनरल पूछे तो आपका सी सही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पर अगर आपसे पूछ रहा है कि आइसोट्रॉपिक इलास्टिक, तो आप स्टील के लिए जनरली ये रेंज लगाएंगे, मतलब हम 0 to 0.5 ही लगाएंगे जो ज्यादा बेस्ट सूट करेगा। तो बी यहाँ पर बेस्ट सूट कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आया हुआ है और इसी को आंसर लिया भी गया है। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव ही होता है, स्टील्स के लिए 0.42, 0.25 to 0.33 होता है। तो ध्यान रखिएगा यही लगाना है। अगर आपसे सिंपली कोई पूछता है द रेंज ऑफ पोजीशन रेशियो -1 to 0.5, -1 टू, स्पेसिफिकली अगर बोल रहा है कि फोम का बताइए तो निगेटिव होता है, ऑक्जेटिक मटेरियल का बताइए निगेटिव होता है, कॉर्क का बताइए 0 होता है, अगर रबर का पूछे 0.5 होता है, इनकम्प्रेसिबल का पूछे 0.5 होता है, मैक्सिमम वैल्यू पूछे 0.5 होता है। आंसर्स क्वेश्चन के हिसाब से देना है, क्वेश्चन क्या जानना चाहते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना, ठीक है, याद रहेगा ना। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वेश्चन रेशियो 0.5 फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट 0 to 0.5, ठीक है। आप क्वेश्चन पर डिपेंडेंट हैं आंसर करने के लिए, और इसको यही लगाइए, नहीं तो कल को गुरुजी हमें नंबर भी नहीं मिला। अरे यार काहे, हम जब पहले बता दिए ना गुरुजी, इसीलिए तो इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। आइए नेक्स्ट, इफ पॉइसन रेशियो फॉर एन मटेरियल इज 0.5, किसी भी मटेरियल के लिए पॉइसन रेशियो क्या है, म्यू लिखो, न्यू लिखो, या फिर 1/m लिखो, हर एक किताबों का अपना अपना मामला है। बीसी पूनमिया 1/m लेते हैं, ज्यादातर लोग न्यू लेते हैं, कुछ लोग म्यू लेते हैं। देन द इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल, तो फॉर शियर के संबंध में बात किया गया, तो इलास्टिक मॉडुलस होता है 2g 1 प्लस न्यू। तो यहां पर अगर हम देखें तो जब 0.5 रखेंगे तो E इक्वल टू 3g आ जाएगा, फॉर किसके लिए, फॉर म्यू इक्वल टू 0.5। तो जब 0.5 रखेंगे तो 3g आएगा, तो मतलब इलास्टिक मॉडुलस इस क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ द शियर मॉडुलस। सर यही वाला क्यों सोचे, क्योंकि शियर के संबंध में क्वेश्चन पूछा है, हम 3 के 1 - 2 में भी लगा सकते थे, पर आपसे ये कहता कि जब बल्क मॉडुलस के संबंध में बात करता तब वो यूज करते। भाई कौन सा कब यूज करना है वो आपको ध्यान रखना है। इफ द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन इज, अभी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट मतलब ये आपको परेशान कर देगा एकदम से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन रेशियो इज 0, अगर क्वेश्चन रेशियो 0 हो जाए, भाई 0 होने का क्या मतलब, क्वेश्चन रेशियो होता है माइनस टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही आपका क्वेश्चन रेशियो होता है। 0 होना ये बताता है कि लेटरल स्ट्रेन 0 है। अगर क्वेश्चन रेशियो 0 होना ये बता, तो सीधा सीधा बता रहा है कि लेटरल स्ट्रेन 0 होगा। क्लियर होगा, कॉर्क होगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है, रिजिड बॉडी होगी, वो भी बहुत बेहतरीन बात है। ये आपको इसलिए तो हम आपसे करा रहे हैं, इस पर डिस्कशन चलेगा, टाइम लगेगा, परेशान नहीं हुई, जल्दबाजी में कुछ करना नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन रेशियो 0 है, इससे हमें ये फील होता है कि हम खींचे, हम लंबाई बढ़ाएं और डायमीटर में चेंज ही ना हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आए लेटरल स्ट्रेन ही ना आए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आए लेटरल स्ट्रेन ना आए, यही तो बात होगी। एकदम फील हुआ। भाई क्वेश्चन ने क्या देख के अपना नाम दिया था, उन्होंने देखा कि जब लंबाई बढ़ा रहे तो उसका डायमीटर घट जा रहा है, और ऐसे में उन्होंने देखा और फिर आंसर कर दिया कि हमारा एक नाम हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दोनों का नेचर अपोजिट होता है, माइनस पहले ले लो, ठीक है। क्लियर हुआ ना, समझ में आया। तो अगर आपका क्वेश्चन रेशियो 0, इसका मतलब लॉन्गिट्यूड लेटरल स्ट्रेन 0 है, लेटरल स्ट्रेन 0 है, समझ में। अब पहला, अगर हम कहें रिजिड मटेरियल, रिजिड मटेरियल, हाँ भाई रिजिड कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल भी 0 होगा, लेटरल भी 0 होगा, रिजिड कह रहा है हम झुकेगा ही नहीं, आप फोर्स लगा। रिजिड का मतलब ही क्या है, नो डिफॉर्मेशन या फिर नो स्ट्रेन, और नो में लेटरल लॉन्गिट्यूडनल दोनों, नो में लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल क्या है,
दोनों है, तो इस रिजिड के लिए पॉइसन रेशियो 0 होना तय बात कि भाई कोई स्ट्रेन ही नहीं होगा, और जब कोई स्ट्रेन ही नहीं होगा तो नो स्ट्रेन मतलब पॉइसन रेशियो जो, तो ये आपको हम जब टेबल दिए होंगे, टेबल में बोले होंगे कि कॉर्क ऑब्लिक रिजिड मटेरियल्स के लिए पॉइसन रेशियो 0 होता है। कॉर्क या रिजिड मटेरियल्स के लिए पॉइसन रेशियो क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, इसी में अगर एक ऑप्शन आता नो लेटरल स्ट्रेन, वो भी सही था। नो लेटरल स्ट्रेन, ये भी सही था। भाई किसी को हम नकार नहीं सकते ना, कोई लेटरल स्ट्रेन ना हो तो ये भी सही है। रिजिड मटेरियल, ये भी सही है। परफेक्टली प्लास्टिक नहीं भाई, प्लास्टिक में हम लेटरल नहीं बोल सकते। प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में अगर आपको याद हो तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको बनवाए होंगे और हम कहे होंगे कि बिना स्ट्रेस चेंज के स्ट्रेन बदलता है, बिना स्ट्रेस चेंज के स्ट्रेन में, तो ये लेटरल डायमेंशन में कुछ बात ही नहीं कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल प्लास्टिक होना ये नहीं तय करता कि पॉइसन रेशियो क्या होगा। समझ में आ रहा ना? तो इस पर बात हम सब लोग नहीं किए, रुक गए। नो, कोई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही ना हो, अरे भैया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब आप लोड ही ना लगाओ तो पॉइसन रेशियो किस बात का? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ना हो ये थोड़े तय करता है। हाँ, कोई लेटरल स्ट्रेन ना हो, यहीं पे आता नो लेटरल स्ट्रेन, तो हम सोचते कि ये भी सही है। नो लेटरल स्ट्रेन तो सही है। नेक्स्ट, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल इज इनफाइनाइट, बिल्कुल। अगर हम पॉइसन रेशियो देखें तो माइनस टाइम्स ऑफ लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल ही तो होता है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लेंथ के अलोंग, लोड के अलोंग डायमेंशन में। तो यहां पर अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, मतलब क्या है कि ऐसे खींचे और बढ़ गया, एकदम खूब ज्यादा बढ़ गया, खूब ज्यादा बढ़ गया, लॉन्गिट्यूडनल बहुत ज्यादा हो गया, तो जब ये इनफाइनाइट होगा तो मैथमेटिकली तब भी ये 0 हो जाएगा। तो पॉइसन रेशियो 0 होना क्या क्या डिसाइड करता है? पॉइसन रेशियो 0 होना मतलब कॉर्क को बताता है, रिजिड मटेरियल को बताता है। कॉर्क ये मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल तो है पर लेटरल 0 है, और रिजिड कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, ना लॉन्गिट्यूडनल ना लेटरल। तो फिर से पॉइसन रेशियो 0 होना, पहली बात कि रिजिड मटेरियल, दूसरी बात नो लेटरल स्ट्रेन, और तीसरी बात लॉन्गिट्यूडनल इनफाइनाइट, तीनों सही है। लॉन्गिट्यूडनल बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, तो इनफाइनाइट जब ये हो जाए तो यहाँ इनफाइनाइट रखो, ये 0 आ जाए, तो मैथमेटिक्स सही कहता है। अब गुरुजी क्या लगाए, मामला आके लटक गया। आप समझ पाए ना तीनों बातें सही हैं कि नहीं? पहले बताओ, तीनों बातें सही हैं। पॉइसन रेशियो 0 होना रिजिड मटेरियल के लिए भी सही है, लेटरल स्ट्रेन 0 होना भी सही है, और लॉन्गिट्यूडनल इनफाइनाइट होना भी सही है। सब लोग तीनों बात समझ में आई? तीनों बातें, म्यू 0 होना, ये तीनों बातें सर, नो स्ट्रेन ये रिजिड भी बता रहा है, लेटरल भी 0 बता रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल इनफाइनाइट भी बता रहा है। ठीक है, तो अब क्या लगाएं? तो अब ध्यान रखिएगा मैथमेटिकली, क्योंकि बुक इस लैंग्वेज में आंसर करने रहते, तो मैथमेटिकली इसी को एक्सेप्ट किया गया है कि अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल बहुत ज्यादा, लॉन्गिट्यूडनल इनफाइनाइट हो जाए तो न्यू आपका 0 के लगभग बराबर होगा। ए एंड डी बिल्कुल सही है भाई, ए एंड डी दोनों सही है, पर डी माना गया है इसलिए तो हम हैं। आयोग ने डी को प्रेफर किया है, आयोग ने डी को ही प्रेफर किया, उसमें ये लॉजिक है भाई, इसमें तो कोई नहीं होता ना तो लॉन्गिट्यूडनल ना लेटरल, लेटरल होते हुए लॉन्गिट्यूडनल 0, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल होते हुए लेटरल 0 हो जाए तब तो सही बात है, तो इसमें तो कोई नहीं होता, पर इसको माना, क्यों माना हम नहीं जानते। हम तीनों बात ए और डी दोनों सही है, और अगर इसी में लेटरल 0 दिया होता वो भी सही है, अगर लेटरल 0 दिया होता वो भी सही है, पर डी माना है, आपको डी लगाना है क्योंकि नंबर आपको पाना है। आया समझ में? क्या करना है, कभी कभी जानबूझ के गलतियां करने में भी अच्छा ही है, पर ये क्लियर रहे कि इस गलती से फायदा होगा, इस गलती से हमें पता है भाई ए और डी, पर वहां तो दो गोला नहीं मार सकते ना, दो गोला मारो इनवैलिड मान लिया जाए, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, या कंप्यूटर कहेगा दो गोला ना अलाउड ही नहीं, दो गोला, ठीक है। तो एक गोला कौन? तो एक गोला जिसमें नंबर मिले, ठीक है। आगे बढ़े जी सर, आगे भाई या इसीलिए तो हम इस सब क्वेश्चंस को लाते हैं कि जिससे आपके दिमाग में उस समय गलतियां ना हो,
पहले से तैयार नहीं। क्या है, आप वहां जाके नहीं फील कर सकते थे, वहां नहीं सोच सकते थे, नए क्वेश्चन आ जाएंगे डर जाएंगे क्या? सोम की इतनी बेसिक पकड़ आपकी है, कोई भी क्वेश्चन पूछो यार, क्या दिक्कत है? आइए खैर चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, द चेंज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल अंडर टेंशन विद इंक्रीज इन पॉइसन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आया भी है ये, बहुत ही, इसको बेहतरीन लिख लो। क्या बेहतरीन? क्यों भाई, क्यों बेहतरीन लिखें? आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द चेंज इन यूनिट वॉल्यूम, भाई हमारा वॉल्यूम जो था 1 यूनिट था, इसमें हमें चेंज बताना है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मैटर अंडर टेंशन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ही तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। और अगर इसको 1 ले लें तो चेंज इन वॉल्यूम ही क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, अगर हम 1 ले लें। ठीक है, अब क्वेश्चन आया, ये होता कितना है? तो आपको याद होना चाहिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, ये डेरिवेशन कराया हुआ है 3D के केस में, और 1 माइनस 2 म्यू होता है, 3D के केस में कराया है। अच्छा यही क्यों? अरे यार पॉस्चर रेशियो के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ऐसा यही वाला बिठा दिए। आप भी गुरुजी ऐसे क्यों? कोई गोली आप, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इसको हम इस समय यही क्यों यूज करते हैं, बस हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। तो आप बताइए, अगर हम आपसे कहें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, तो आप कहोगे सर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, और आपको याद होना चाहिए कि एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड से ये फार्मूला निकाला था 1 माइनस 2 म्यू। और यूनिट वॉल्यूम हो तो यही आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू 1 अगर ले ले तो चेंज इन वॉल्यूम के बराबर। अब हमारा ये तय करना है कि अगर म्यू बढ़ाएं, अगर म्यू बढ़ाएं तो ये बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा पूरा वैल्यू। म्यू के बढ़ने पर 2 म्यू बढ़ेगा, और 1 में से 1 तो फिक्स है, ज्यादा घट गया तो कम हो जाएगा कि नहीं? तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। देखो आप ध्यान से मैथमेटिक्स, म्यू कहा हम बढ़ रहे हैं, बढ़ मतलब कि 0.4 से 0.45 हो गया, 0.3 से 0.33 हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो जब ये बढ़ गया तो ये वैल्यू बढ़ गई, पर 1 माइनस ये वैल्यू घट गई, घट गई, और जब घट गई तो आपका डेल्टा वी घट गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन घट गया, चेंज इन वॉल्यूम घट गया। चेंज इन, तो वही पूछा गया, द चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल अंडर टेंशन, हाँ ठीक है टेंशन, विद इंक्रीज इन पॉइसन रेशियो, जैसे आप पॉइसन रेशियो बढ़ाएंगे, जैसे पॉइसन रेशियो बढ़ाएंगे, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी जो होगा वो घटेगा, तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार। आप बताइए, सीधा सीधा मैथमेटिक्स आपको सही ढंग से लगाना था। अगर पॉइसन रेशियो बढ़ाएं तो वॉल्यूम में चेंज का क्या हाल होगा? तो पॉइसन रेशियो बढ़ाने पर चेंज इन वॉल्यूम घटेगा। आप बताओ, यही क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि अगर हम वॉल्यूमेट्रिक पॉइसन रेशियो बढ़ाएं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन घटेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? घटेगा। क्लियर हुआ? एक बार तो भाई बता दो कि हाँ गुरुजी आया, नहीं आया हो तो बताइए जिसमें डाउट हो। यहां पर सिर्फ बल भी ना आए, हम भी आगे बढ़ेगा। इन प्रिज्मेटिक मेंबर, हाँ भैया हाँ, प्रिज्मेटिक, ये दिमागी तुरंत गूंज गया कि एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो? कांस्टेंट। इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर मेड ऑफ टू मटेरियल, दो मटेरियल से कोई प्रिज्मेटिक मेंबर दैट दे डिफॉर्म इक्वली, वो डिफॉर्म क्या हो रहे हैं? इक्वली अंडर एक्सियल स्ट्रेस, द यूनिट स्ट्रेस इन। आप बताइए, ऐसे कोई एक बार है और ये दो मटेरियल से बना, ये क्या हुआ? दो मटेरियल से बना, एक एल्यूमिनियम से बन गया और एक मान लो कॉपर से बन गया। क्रॉस सेक्शन आपका है, अब यहां पर एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन ए होगा, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन बी मान लो, पर कुल मिला के यूनिफॉर्मली ये सेम है। तो आगे अब बढ़ते हैं। इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर मेड ऑफ टू मटेरियल्स सो जॉइंट, इस तरह जोड़े गए हैं
दे डिफॉर्म इक्वली। तो अगर आप ऐसे पैरेलल में जोड़ेंगे तभी तो खींचने पर दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। किसी ने कहा कि गुरुजी हम ऐसे जोड़ दे तो क्या होगा? जब ऐसे जोड़ दोगे तब आप ये नहीं गारंटी ले सकते कि इसका डेल्टा 1 इसके डेल्टा 2 के बराबर होगा। एक गारंटी नहीं है, बराबर हो जाए वो अलग बात है, पर अगर ऐसा जोड़े हैं तो गारंटी ले रहे हो आप। ऐसा जोड़े तो आप गारंटी ले रहे हो कि दोनों का डिफॉर्मेशन सेम ही होगा। मतलब समझ में आया कि ये सोच गलत हो गई। तो ऐसा कुछ है कि दोनों आपके अलग अलग मेंबर्स ऐसे एक साथ जुड़े हैं, हमने पी से खींचा। जब आप पी से खींचे तो दोनों आपके खींच गए। कुछ P1 मान लीजिए कि पहला P1 से खींचा, दूसरा P2 से, तो P1 प्लस P2 जो होगा वो P के बराबर होगा, टोटल लोड के बराबर होगा ना। पहला P1 से खींचा, दूसरा P2 से, तो नेट तो आपका P के बराबर हो। दूसरा आप कहे कि डेल्टा 1 जो होगा वो डेल्टा 2 के बराबर हो, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर अगर होगा तो डेल्टा 1 क्या होगा? PL1 नहीं लिखेंगे, L लिखेंगे, क्योंकि लंबाई तो दोनों की सेम है, अपान A1 और यहां पर E1। पहले वाले के लिए डेल्टा 1 तो आपने कहा P1 से खींचा गुरुजी, तो P1 L इसलिए क्योंकि आपकी लंबाई L है, L इसलिए क्योंकि लंबाई क्या है? L। और डेल्टा 2 क्या होगा? वो होगा P2 इंटू L अपान A2 E2। देखो इसमें कोई दिक्कत? डिफॉर्मेशन सेम कर दिया, डिफॉर्मेशन सेम, और डिफॉर्मेशन एक्सियल लोडेड लिखा हुआ इक्वली अंडर एक्सियल स्ट्रेस, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस ऑफ टू मटेरियल। देखते हैं अभी। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या है? P1 अपान A1 जो है ये सिग्मा 1 है, LL तो कट जाएगा, तो क्या ये सिग्मा 1 अपान E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपान E2 है? आप ध्यान से बताओ, सिग्मा 1 अपान E1 क्या सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 अपान E2 है? ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इक्वल टू E1 अपान E2, E1 अपान E2। सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 क्या लिख सकते हैं? E1 अपान E2। मतलब स्ट्रेस का रेशियो यंग्स मॉडुलस के रेशियो के ही बराबर होगा, और स्ट्रेस का रेशियो अगर 1 लिए तो सामने कौन है? E1, अगर 2 लिए तो सामने कौन है? E2। तो उन दोनों के यंग्स मॉडुलस के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, ये बात लिखा हुआ। द यूनिट स्ट्रेसेस इन टू मटेरियल्स आर इक्वल, नहीं स्ट्रेस इक्वल नहीं होंगे। हाँ डिफॉर्मेशन इक्वल बोल ही रहे हो आप क्वेश्चन आगे। प्रोपोर्शनल टू, हाँ प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव मॉडुली ऑफ, मॉडुलस का मॉडुली हो जाता है प्लूरल, तो मॉडुली ऑफ इलास्टिक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर हो गया? इनवर्सली नहीं, एवरेज नहीं। आ गया समझ में? तो अब यहीं पर आज छोड़ते हैं, कल फिर करेंगे, कल फिर। अब इसी में क्या लिखा है? यूनिफॉर्मली हीटेड फ्री बार, अगर फ्री बार लिख दिया गया, फ्री बार, फ्री हो भैया तो कोई स्ट्रेस नहीं, हिट करते रहो, जीरो स्ट्रेस। केवल एक लाइन क्लिक कर गया, एक वर्ड फ्री बार है, जीरो स्ट्रेस। हमें लगता है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको, सब लोग को ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ध्यान से आप देखिए, वैसा नहीं मान सकते क्योंकि उसमें इलॉन्गेशन सेम होना कंपलसरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते, और भी क्लासेस लगी हैं, ऑफलाइन में भी क्लासेस हैं आगे। कल क्वेश्चन, आज थोड़ा लेट भी हुआ था, कल क्वेश्चन हम आपको टाइमली कराएंगे, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कराएंगे। किसमें कितना टाइम देना है हम अपना डिसाइड कर लेंगे, कुछ तेज होगा कुछ धीरे होगा, समझ में आपको सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, अगले एग्जाम के आने वाले तैयारी करते रहें, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।